गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में जो हम पहला चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं वो हमारा सेक्शन बी का फर्स्ट चैप्टर है। चैप्टर का नेम है फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ये जो चैप्टर है आपका, ये सेक्शन बी का चैप्टर है। और अगर मैं आपको बुक के अकॉर्डिंग बताऊं तो बुक का ये सेकंड चैप्टर है। फिजिकल में आपको टोटल 3 चैप्टर डिस्कस करने हैं। जो हमारा पहला चैप्टर है वो है क्वांटम मैकेनिक्स का, और ये आपका सेक्शन ए कंप्लीट है, कंप्लीट सेक्शन। फिर सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर ये दोनों आएंगे सेक्शन बी में। सेकंड चैप्टर का नेम मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। थर्ड चैप्टर है हमारा यहां पे फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी। फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी वैसे कंप्लीट चैप्टर है, पर कई बुक्स में ना इसको एज ए पार्ट शो किया होता है। इसके पार्ट्स बनाए होते हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, और एक इसका इंट्रोडक्शन का पार्ट। तो ये 4 पार्ट्स इसके बनाए होते हैं। हम भी इसको पार्ट वाइज करेंगे। पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर वाइब्रेशनल, फिर रोटेशनल, फिर रमन, सॉरी राम नहीं है, रमन। तो हम भी इसको पार्ट वाइज पढ़ेंगे, लेकिन ये चारों पार्ट जो हैं वो थर्ड चैप्टर के ही इंक्लूड होती हैं, जिसको आप ऑल ओवर एक चैप्टर मान के चलेंगे। तो ये हमारा सिलेबस है फिजिकल केमिस्ट्री का। स्टार्ट कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स। जब भी आप केमिस्ट्री के अंदर मॉलिक्यूल्स पढ़ते हो, कोई भी एक सब्सटेंस के बारे में पढ़ते हो, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हो, तो उस सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज किस किस तरीके से शो कर रही हैं, वो सारी चीजें हमें डिस्कस करनी होती हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम यही डिस्कस करेंगे कि हमारे जो केमिकल मॉलिक्यूल हैं, जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं, उनकी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो हमें मेंशन करनी चाहिए, और उन्हीं प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस कर रहे हैं। फिर इस चैप्टर में हमारा जो बेसिकली फोकस है वो रहेगा 3 प्रॉपर्टीज पे। पहली प्रॉपर्टी है ऑप्टिकल एक्टिविटी, दूसरी प्रॉपर्टी है डायपोल मोमेंट की, और तीसरी प्रॉपर्टी है हमारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की। ऐसा नहीं करना जो आप पहले वाली क्लासेस में कर चुके हैं कि थोड़ा बहुत पढ़ा, फॉर्मूला वगैरह देखा, उसको सॉल्व किया और उसके बाद खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। तो काफी डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये था हमारे पास हमारा कंसेप्ट। पहली प्रॉपर्टी जो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज, पहली प्रॉपर्टी है हमारी ऑप्टिकल एक्टिविटी की। ऑप्टिकल एक्टिविटी प्रॉपर्टी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं, फिजिकल केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो आप 2 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। पहली टाइप होती है हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी होती है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, जो हमारी एडिटिव प्रॉपर्टी होती है ये वो प्रॉपर्टी होती है जो डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस या एटम्स या मॉलिक्यूल्स। मतलब आप जिस सब्सटेंस को स्टडी कर रहे हो, जिस सब्सटेंस की आप प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो, उस सब्सटेंस के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट उसके पार्टिकल्स हैं वो आयंस भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। हमें उन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी पढ़नी है, और जब हम उन सभी प्रॉपर्टीज को, उन सभी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज को ऐड कर देंगे
तो ऐड करने पे जो हमारे पास हमारी टोटल प्रॉपर्टी आएगी वो कौन सी होगी? एडिटिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सब्सटेंस था, उस सब्सटेंस के अंदर ये मैंने आपको एटम्स का अरेंजमेंट दिखा दिया। तो इस एटम की प्रॉपर्टी, इस एटम की प्रॉपर्टी, इस एटम की प्रॉपर्टी, हम सभी एटम्स की सेपरेट सेपरेट प्रॉपर्टीज कैलकुलेट कर लेंगे। वो प्रॉपर्टीज मैंने डिनोट कर दी P1, P2, P3, P4, P5 और P6। सेपरेट सेपरेट प्रॉपर्टीज जो है वो हम निकाल लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इन सभी प्रॉपर्टीज को ऐड कर देंगे। जब हम इन सभी प्रॉपर्टीज को ऐड करेंगे तो इनको ऐड करने पे जो हमारे पास हमारी रिजल्टेंट प्रॉपर्टी आएगी उसे हम बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी इज द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ इट कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स प्रॉपर्टी। जो भी इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स हैं, आयंस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज का सम करोगे तो आपके पास जो टोटल प्रॉपर्टी आएगी उसे आप एडिटिव प्रॉपर्टी बोल देते हो। एडिटिव प्रॉपर्टी के बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है हमारी कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी है ये डिपेंड करती है अरेंजमेंट पे। हमारे एक पर्टिकुलर सब्सटेंस में जो एटम्स हैं, आयंस हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, उनका अरेंजमेंट कैसा है, वो रेगुलरली अरेंज है, इररेगुलरली अरेंज है, उनका जो अरेंजमेंट है वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। तो कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है अरेंजमेंट ऑफ एटम्स पे। एटम्स के अरेंजमेंट पे तो डिपेंड करेगी कि अरेंजमेंट जो है वो अच्छा है या पूरा है, यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, रिपीटिव है या नॉन रिपीटिव है। इसके अलावा जो हमारे मॉलिक्यूल के फीचर्स होते हैं ना, फीचर्स पे भी ये प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। कौन कौन से फीचर? जैसे मैं चेक करूंगा कि मेरा जो मॉलिक्यूल है वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, मतलब उसमें डबल बॉन्ड आ रही है, सिंगल बॉन्ड आ रही है, ट्रिपल बॉन्ड आ रही है, उसके अकॉर्डिंग ये प्रॉपर्टी चेंज होगी। मुझे ये देखना पड़ेगा कि उसके अंदर कौन कौन से रिंग्स प्रेजेंट हैं, एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट है या नॉन एरोमेटिक रिंग्स प्रेजेंट है। मुझे ये देखना पड़ेगा कि हमारे कंपाउंड के अंदर कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं। अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए अलग अलग प्रॉपर्टी हमें ऑब्जर्व होगी। तो जब हमारी प्रॉपर्टी इन सब बातों पे डिपेंड करती है तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो ये थे हमारे पास हमारे दो प्रॉपर्टीज के टाइप। फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम जनरली दो टाइप्स में डिवाइड कर देते होते हैं। अब ये हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट हो गया। इंट्रोडक्शन मैंने आपको करवा दिया है। इंट्रोडक्शन करने के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी पहली फिजिकल प्रॉपर्टी जो हमें इस चैप्टर में डिस्कस करनी है, और वो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है हमारी ऑप्टिकल एक्टिविटी की। तो हम यहां पे स्टार्ट करेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी को। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले ऑप्टिकल एक्टिविटी को पढ़ने के लिए मुझे डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए, और वो डेफिनेशन है हमारी प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जिसे मैं शॉर्ट फॉर्म में बहुत बार पीपीआई लिख दिया करूंगा। ठीक है, तो काफी बड़ा वर्ड है, मैं बारी बारी इस वर्ड को रिपीट नहीं करूंगा। बोलने में चाहे मैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोल दिया करूं, लेकिन लिखने में शॉर्ट फॉर्म में यूज करूंगा पीपीआई। अब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या है? देखो, प्रॉपर्टी का नाम है ऑप्टिकल एक्टिविटी, तो हमारे माइंड में एक चीज तो जरूर आएगी कि हमें हमारे कंपाउंड्स को लाइट के साथ ट्रीट करना है। हमें ये देखना है कि जो हमारे केमिस्ट्री के कंपाउंड्स होते हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं चाहे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं, जब हम उन कंपाउंड्स को लाइट की प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं या उनके ऊपर लाइट फॉल करवाते हैं तो वो कैसे रिएक्ट करती हैं। तो जो लाइट हमें हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर फॉल करवानी है, जिससे इंटरेक्शन करवानी है हमें हमारे सब्सटेंस की, वो लाइट कौन सी होती है? वो होती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो होती है वो ऑर्डिनरी लाइट से काफी अलग होती है। कैसे अलग होती है? जो हमारी ऑर्डिनरी लाइट होती है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो सभी प्लेन्स में वाइब्रेशन शो कर सकती हैं। पार्टिकल ऑफ द ऑर्डिनरी लाइट
हैव वाइब्रेशंस इन ऑल प्लेन्स, सभी प्लेन्स में ऑर्डिनरी लाइट के पार्टिकल्स की वाइब्रेशन होती है। हमें क्या करना है, हमें ऑर्डिनरी लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करना है, तभी आपको दोनों में डिफरेंस पता चलेगा। ऑर्डिनरी लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसे हम पास करवा देते हैं एक निकोल प्रिज्म के थ्रू। निकोल प्रिज्म के थ्रू, निकोल प्रिज्म कैसे बनाया जाता है, दो प्रिज्म लिए होते हैं हमने 90 45 90 वाले, सॉरी 45 90 45 वाले, दो हमने ये प्रिज्म दिए हुए हैं। इनको आप राइट एंगल प्रिज्म भी बोलते हो, एक ये राइट एंगल प्रिज्म और दूसरा ये राइट एंगल प्रिज्म। दोनों 45 90 45 वाले प्रिज्म्स को हमने आपस में कंबाइन कर दिया, जो रिजल्टिंग हमारे पास प्रिज्म आया वो कौन सा है, निकोल प्रिज्म है। जब हम हमारी ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म में से पास करवाएंगे तो हमने ये देखा, जो ऑर्डिनरी लाइट है उसकी सारी वाइब्रेशंस निकोल प्रिज्म में से पास नहीं हो सकती। ऑर्डिनरी लाइट की सिर्फ वही वाइब्रेशन निकोल प्रिज्म में से पास होंगी जिनकी एक्सिस बिल्कुल सेम होगी। मतलब जो एक्सिस हमारे निकोल प्रिज्म की है सिर्फ वही वाइब्रेशन इसमें से पास हो सकती है, बाकी कोई वाइब्रेशन पास नहीं होगी। तो ये वाली वाइब्रेशन, ये वाली वाइब्रेशन और इसकी एक्सिस सेम नहीं है ना, तो ये वाली पास नहीं होगी, ये वाली भी नहीं पास हो सकती, सेम एक्सिस नहीं है, ये वाली भी पास नहीं हो सकती, सेम एक्सिस नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे ऑर्डिनरी लाइट की एक ही वाइब्रेशन बची, ये वाली। इस वाइब्रेशन की एक्सिस और निकोल प्रिज्म की एक्सिस दोनों सेम है। तो जब हम इसे पास करवाएंगे तो पास करवाने पे जो हमारी लाइट आएगी, उस लाइट का जो पार्टिकल होगा वो एक ही प्लेन में वाइब्रेशन कर रहा होगा। तो ऐसी लाइट जिसके पार्टिकल सिर्फ एक ही प्लेन में वाइब्रेशंस कर रहे होते हैं, उस लाइट को हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो ये मैंने यहाँ पे प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है वो प्रिपेयर कर ली। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी में आपको सबसे पहले प्लेन पोलराइज्ड लाइट के बारे में पता होना चाहिए। अब इसके बारे में हमें पता लग गया, नेक्स्ट फिर हमारे पास आ जाएगी डेफिनेशन ऑप्टिकल एक्टिविटी की। अब मैं ऑप्टिकल एक्टिविटी की डेफिनेशन जो है वो दे सकता हूं। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी की डेफिनेशन देखो मैं आपको कैसे दूंगा। हमारे पास बहुत टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं, इनऑर्गेनिक में भी और ऑर्गेनिक में भी। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी को बेटर समझाने के लिए मैं यहाँ पे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल लूंगा, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के एग्जांपल लूंगा। तो मैं आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है वो मेनली ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के लिए समझा रहा हूं। तो देखो होता क्या है, हमारे पास एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होगा और उस ऑर्गेनिक सब्सटेंस पे मुझे प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है वो फॉल करवानी है। अभी मेरे पास बनी बनाई नहीं थी, इसको मैंने बनाया है ऑर्डिनरी लाइट से। जब भी आपको प्लेन पोलराइज्ड लाइट यूज करनी होती है तो आपके पास डायरेक्टली ऐसा कोई भी सोर्स नहीं होता कि जिससे आप ऑन करोगे और आपको पीपीएल मिल जाएगी। तो डायरेक्टली प्लेन पोलराइज्ड लाइट कभी भी नहीं मिलती, ये हमें हमेशा ऑर्डिनरी लाइट से बनानी पड़ती है। ऑर्डिनरी लाइट से कैसे बनाते हैं, निकोल प्रिज्म के साथ। तो मैंने यहाँ पे प्लेन पोलराइज्ड लाइट फॉल करवाई, मतलब मैं इसको ऑलरेडी कन्वर्ट कर चुका हूँ। इसको कन्वर्ट करने का अपरेटस मैंने पीछे लगाया हुआ है। तो हमारे पास कुछ ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जिन पे जब हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट को फॉल करवाते हैं तो वो हमारी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एक सर्टेन एंगल से बेंड कर देती है। मतलब वो हमारी लाइट को रोटेट करवा देंगे आइदर इन द लेफ्ट डायरेक्शन और इन द राइट डायरेक्शन। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को रोटेट कर सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस। ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस। डेफिनेशन देता हूं, दो सब्सटेंसेस which rotate plane of polarized light are called optically active substances। तो अगर हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को बेंड कर देगा, रोटेट कर देगा आइदर लेफ्ट साइड और राइट साइड,
तो वो हमारा सब्सटेंस जो होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड ये वाला नहीं कर सकते काम। कई ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें से अगर हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करवाते हैं तो वो इसका प्लेन रोटेट ही नहीं कर पाते, हमारी लाइट जो है वो सीधी निकल जाती है, ना लेफ्ट बेंड हुई ना राइट बेंड हुई, सीधा निकल गई। तो जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं कर सकते, उसका प्लेन चेंज नहीं कर सकते, उन सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंसेस। तो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस वो होते हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को रोटेट कर देंगे। ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंसेस हमारे वो होते हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को रोटेट नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास हमारी प्रॉपर्टी होती है। अब ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। हमें यहाँ पे इनएक्टिव सब्सटेंसेस के बारे में ध्यान नहीं देना, क्योंकि हमने अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़नी है, ऑप्टिकल एक्टिविटी प्रॉपर्टी को डिस्कस करना है, तो हमें यहाँ पे वही कंपाउंड लेने पड़ेंगे जो ऑप्टिकली एक्टिव होती हैं। तो यानी कि हमें ऐसे कंपाउंड नहीं लेने जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को रोटेट नहीं करेंगे। हमें यहाँ पे ऐसे कंपाउंड ही चूज करने हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देते हैं। अब यहाँ पे आपने ये देखा, जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट हमारी रोटेट होगी तो वो या तो होगी लेफ्ट डायरेक्शन में या होगी राइट डायरेक्शन में। तो वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को राइट हैंड साइड मोड़ देते हैं, उन्हें हम बोलते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी। डेक्स्ट्रोरोटेटरी। Those optically active compounds which rotate plane of polarized light towards right are called डेक्स्ट्रोरोटेटरी substances। इसके लिए हमारे पास सिंबल होता है स्मॉल डी, या इसके लिए हम प्लस साइन भी यूज करते हैं। मैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी लिखूं या डी लिखूं या प्लस लिखूं, तीनों का मतलब क्या है कि हमारी जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसका प्लेन राइट हैंड साइड में मोड़ दिया हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड ने। लेकिन कुछ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट का प्लेन लेफ्ट हैंड साइड में मोड़ देते हैं। तो उन सब्सटेंसेस को फिर हम बोलते हैं लीवोरोटेटरी। लीवोरोटेटरी। फिर जैसे इसके लिए सिंबल यूज किए थे, इसके लिए भी सिंबल यूज करते हैं स्मॉल एल या माइनस साइन। तो ये हमारे पास हमारा ऑप्टिकल एक्टिविटी का टॉपिक होता है। ऑप्टिकल एक्टिविटी में सबसे पहले मैंने आपको ये बताया, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्लेन पोलराइज्ड लाइट का प्लेन रोटेट कर सकते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। फिर जब उन्होंने प्लेन रोटेट किया, वो या तो प्लेन को राइट में मोड़ देंगे या लेफ्ट में मोड़ देंगे। जो राइट में बेंड करते हैं वो डेक्स्ट्रो होते हैं, और जो लेफ्ट में बेंड करते हैं वो लीवो होते हैं। तो ये हमारे पास हमारी डेफिनेशन हो गई है ऑप्टिकल एक्टिविटी की। अभी मैं इसको आपको थोड़ा डिटेल में भी बताऊंगा। तो डिटेल में हम सारा प्रोसेस देखेंगे, किस तरह से हम लाइट ऑब्जर्व करते हैं, किस तरह से हम ऑप्टिकल रोटेशन वगैरह को कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारे पास हमारा केस रहेगा। ठीक है, दो डेफिनेशंस मैंने आपको यहाँ पे करवा दी हैं। फिर आ जाते हैं हम हमारी तीसरी डेफिनेशन पे। तीसरी डेफिनेशन है हमारी यहाँ पे स्पेसिफिक रोटेशन, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे, और फॉर्मूला डिराइव करने के साथ साथ इस पे कई बार क्वेश्चन भी पूछ लेते होते हैं डायरेक्टली कि स्पेसिफिक रोटेशन क्या है और हम इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये सब बातें हमें इस टॉपिक के अंदर बतानी है। तो यहां पे देखो, हमने किया क्या, हमने सबसे पहले ऑर्डिनरी लाइट ली। उस ऑर्डिनरी लाइट को मैंने पास करवाया निकोल प्रिज्म में से। निकोल प्रिज्म में से पास करवाने के बाद वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट हो गई, उसकी वाइब्रेशन एक ही प्लेन्स में हो गई। फिर ये जो मेरे पास मेरी प्लेन पोलराइज्ड लाइट आई, इसको मैंने पास करवाया हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस के थ्रू। ऑर्गेनिक सब्सटेंस के थ्रू जब मैं इसको पास करवाऊंगा, और मैं मान लेता हूं कि ये सब्सटेंस मेरा ऑप्टिकली एक्टिव है, तो
तो ये क्या करेगा, लाइट को बेंड करेगा आइदर टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट। तो यही मैंने आपको बताया ना। तो जब हमारी प्लेन पोलराइज्ड लाइट राइट या लेफ्ट में बेंड हो जाती है, तो राइट या लेफ्ट में वो बेंड होगी विद ए सर्टेन एंगल। तो जिस एंगल से हमारी लाइट रोटेट होती है, हम उस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। द एंगल थ्रू विच plane polarized light is rotated by optically active substance depends on two factors. Depends on following factor. दो फैक्टर नहीं है, दो से ज्यादा फैक्टर है। बाद में दो ही रह जाएंगे, लेकिन अभी मैं आपको दो से ज्यादा बता रहा हूं। तो स्पेसिफिक रोटेशन के लिए बात करेंगे। अभी मैंने आपको स्पेसिफिक रोटेशन की डेफिनेशन ही दी। बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं, द एंगल थ्रू विच प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज रोटेटेड, वही हमारा स्पेसिफिक रोटेशन होता है। ऐसा नहीं है, मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। मैंने जस्ट अभी ये लिखा कि ऑर्डिनरी लाइट थी, निकोल प्रिज्म में से पास करवाई, पीपीएल हो गई, ऑर्गेनिक सब्सटेंस में से पास करवाई, तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस के थ्रू पास होके वो बेंड हो जाएगी एक सर्टेन एंगल से। ये जो हमारा सर्टेन एंगल है उसे मैं अल्फा बोल देता हूं। ये जो एंगल है किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? ये एंगल हमारा डिपेंड करता है नेचर ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस के नेचर पे डिपेंड करता है। सेकंड, वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन पे। जो भी हमारा ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है ना, उस ऑर्गेनिक सब्सटेंस का हमने सॉल्यूशन फॉर्म किया होता है, मतलब उसको एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में हम डिसॉल्व करके उसका सॉल्यूशन बना लेते हैं। तो हमने जो हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस का सॉल्यूशन बनाया, उसका कंसंट्रेशन क्या है वो हम यहाँ पे बताएंगे। ठीक है। तीसरा फैक्टर होता है हमारे पास लेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। जिस कंटेनर में आप ये सॉल्यूशन डाल रहे हो उसकी लेंथ कितनी है, छोटी लेंथ है या बड़ी लेंथ है, उस पे भी डिपेंड करती है हमारी रोटेशन। चौथा फैक्टर है यहाँ पे टेम्परेचर, और पांचवा फैक्टर है यहाँ पे वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड। जो हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट यूज कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ कितनी है, ये भी हमें बताना होता है। ठीक है। तो ये हमारे पास हमारे 5 फैक्टर हैं जिन पे डिपेंड करता है हमारा प्लेन पोलराइज्ड लाइट का रोटेशन एंगल। अब देखो, नेचर को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का नेचर अपना अपना होता है। कोई सब्सटेंस का नेचर होगा ज्यादा लाइट को रोटेट करने का, और किसी सब्सटेंस का नेचर होगा कम रोटेशन शो करने का। तो इस नेचर को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। टेम्परेचर और वेवलेंथ, ये दो फैक्टर मैं कांस्टेंट रख रहा हूं, क्योंकि ये दोनों फैक्टर भी मैं कंट्रोल कर सकता हूं। टेम्परेचर मुझे पता है कि मैंने जो आसपास का टेम्परेचर है वो कम रखना है या ज्यादा रखना है, उसको मैं कंट्रोल कर सकता हूं। और ये जो मेरी प्लेन पोलराइज्ड लाइट है वो मैंने ली है, मैंने सोर्स लिया है, तो उसके सोर्स की वेवलेंथ को एडजस्ट करके मैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट की भी जो वेवलेंथ है वो एडजस्ट कर सकता हूं। तो ये फैक्टर तो हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते, इन दोनों फैक्टर्स को मैंने फिक्स कर दिया। तो फिर मैंने ये देखा, वो एंगल, जिस एंगल से हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस ने प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर दिया, यानी कि अल्फा, जो हमारा एंगल है रोटेशन एंगल, वो डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के भी। मतलब हमारे सॉल्यूशन की जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट उतने ज्यादा रोटेशन शो करेगी। अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है, कंसंट्रेशन कम है, तो रोटेशन भी कम ऑब्जर्व होगी, और अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो रोटेशन ज्यादा ऑब्जर्व होगी। सिमिलरली लेंथ ऑफ द सॉल्यूशन, आप जिस कंटेनर में अपना ऑर्गेनिक सब्सटेंस ले रहे हो, उस कंटेनर की जो लेंथ है वो छोटी है या बड़ी है, तो उस पर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जिस कंटेनर में आप ले रहे हो, मोस्टली हमारे पास टेस्ट ट्यूब भी होती है, जिस कंटेनर में आप ले रहे हो वो कंटेनर जो है वो छोटी लेंथ का है या बड़ी लेंथ का। तो अगर वो छोटी लेंथ का होगा तो उसमें रोटेशन कम आएगी, बड़ी लेंथ का होगा तो ज्यादा आएगी।
क्योंकि हमारी जो एंगल है, जो जिस एंगल से हम रोटेट कर रहे हैं, वो भी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दोनों फैक्टर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब लेंथ आप कैसे डिफाइन करोगे, सॉरी कंसंट्रेशन आप कैसे डिफाइन करोगे? अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ दैट ऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू एल। दो प्रोपोर्शनल फैक्टर थे, मैंने दोनों को इकट्ठा कर दिया। फिर जब आप प्रोपोर्शनल हटाते हो तो आप क्या लगाते हो? कांस्टेंट लगाते हो। तो यहां पे जब मैं प्रोपोर्शनल हटाऊंगा, कांस्टेंट लगाऊंगा, ये कांस्टेंट जो होगा वो फिक्स वैल्यू शो करेगा एट फिक्स टेंपरेचर एंड फिक्स वेवलेंथ। अगर हम यहाँ पे टेंपरेचर और वेवलेंथ को फिक्स ना करें तो फिर हमारा अल्फा जो है वो वेरी करेगा, अलग अलग वैल्यू शो करेगा। अल्फा इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू m बाय v इनटू l। इस पूरी इक्वेशन में जो हमारा ये कांस्टेंट आया ना, इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं स्पेसिफिक रोटेशन। समझ में आया? जिस एंगल से हमारा ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइट को रोटेट कर रहा था वो एंगल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस एंगल के फॉर्मूला में जो हमने कांस्टेंट निकाला है, ये कांस्टेंट इंपॉर्टेंट है। इसी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रोटेशन बोल देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे स्पेसिफिक रोटेशन की क्या वैल्यू आ गई? स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू आ गई, लिख देता हूं यहां पे, स्पेसिफिक रोटेशन दैट इज अल्फा एट कांस्टेंट टेंपरेचर एंड वेवलेंथ इज इक्वल टू, ये डिवाइड में था, यहां पे जाके मल्टीप्लाई, और जो न्यूमरेटर में थे वो यहां पे जाके डिनोमिनेटर में। तो ये हमारे पास हमारा स्पेसिफिक रोटेशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आ गया। अब हम स्पेसिफिक रोटेशन को डिफाइन कैसे करेंगे? अभी डिफाइन कर देते हैं। जो हमारा ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसका मास में ले लेता हूं 1 ग्राम, लेंथ ऑफ सॉल्यूशन ले लेता हूं 1 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन ले लेता हूं 1 सेंटीमीटर क्यूब। तीनों वैल्यूज मैंने यूनिटी ले ली, तो यूनिटी लेने का मतलब है इन तीनों को 1 1 पुट कर दूंगा, तो मेरा जो स्पेसिफिक रोटेशन होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा? वो अल्फा के इक्वल आ जाएगा। तो फिर हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ द सब्सटेंस इज डिफाइंड एज एंगल ऑफ द रोटेशन प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन एंड लेंथ ऑफ द सॉल्यूशन इज यूनिटी या 1 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास हमारी स्पेसिफिक रोटेशन की डेफिनेशन हो जाएगी। अब देखो सॉल्यूशंस के लिए मैं क्या करूंगा? सॉल्यूशंस के लिए मैं m को कंसंट्रेशन पुट कर सकता हूं, क्योंकि सॉल्यूशंस में हमने सोलवेंट भी लिया होता है, तो अकेले मास से काम नहीं चलेगा, हमें सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन लेनी है, तो वहां पे हमें बताना पड़ेगा कि कितने सोलवेंट में मैंने कितना मास डिसॉल्व किया। तो सॉल्यूशंस के लिए मैं क्या करूंगा? सॉल्यूशंस के लिए मैं m को c पुट कर दूंगा। इसी के साथ साथ मैं जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम को 100 पुट कर दूंगा, क्योंकि हमने हमारी कंसंट्रेशन की डेफिनेशन जो होती है उसमें वॉल्यूम ली होती है पर लीटर ली होती है। तो पर लीटर के लिए मैं आपको बता दूं, हम यहाँ पे स्पेसिफिक रोटेशन में जो वॉल्यूम यूज करते हैं ना, वो डेसीमीटर में यूज करते हैं। यहाँ पे भी डेसीमीटर ही कर लेना, क्योंकि हमारे पास जो हमारा ऑप्टिकल एक्टिविटी का काम है उसमें हम डेसीमीटर में यूज करते हैं। तो 1 लीटर वॉल्यूम में कितने डेसीमीटर होते हैं? 100 डेसीमीटर होती है। दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे वॉल्यूम की वैल्यू 100 पुट कर रहा हूँ। ये दो वैल्यूज आपको तभी पुट करनी है जब सॉल्यूशन की फॉर्म में आप लोगे आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो सॉल्यूशंस के लिए ये वाला फॉर्मूला कैसे मॉडिफाई हो जाएगा? सॉल्यूशंस के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा, अल्फा टी डेल्टा, अल्फा एज इट इज, वॉल्यूम की जगह 100, मास की जगह कंसंट्रेशन इनटू लेंथ। तो ये हमारे पास सॉल्यूशंस के लिए हमारा ऑप्टिकल एक्टिविटी का फॉर्मूला आ जाएगा। सिमिलरली जैसे आपने यहाँ पे स्पेसिफिक रोटेशन डिफाइन किया, वैसे ही आप यहाँ पे मोलर रोटेशन भी डिफाइन कर सकते हो। अब मोलर रोटेशन को हम कैसे ऑब्टेन करते हैं? देखो, चौथी डेफिनेशन है हमारे पास मोलर रोटेशन की। मोलर रोटेशन को ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करेंगे? जो हमारे पास हमारी स्पेसिफिक रोटेशन होती है
उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, और उसके बाद जो भी हमारा आंसर आएगा उसे 100 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास जो रिजल्टिंग रोटेशन आएगी उस रिजल्टिंग रोटेशन को हम क्या बोल देते हैं, मोलर रोटेशन बोल देते हैं। तो ये हमारे पास हमारी कुछ डेफिनेशंस थी ऑप्टिकल एक्टिविटी के रिगार्डिंग। इसी को फिर आप कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।